हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए प्रेत लीला की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इन कहानियों को सुन सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। बात कुछ 40 साल पहले की है। तब ना इतने साधन हुआ करते थे और ना ही गांव के आसपास कोई विशेष बसाहट हुआ करती थी। तब एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी अपने आप में किस्से कहानियों से भरी हुआ करती थी। जैसे फला पेड़ में भूत का साया है या उस तालाब के पास चुड़ैल घुमा करती है। ऐसी ही एक अजीबोगरीब रहस्यमय घटना से आपको परिचय करवाने जा रही हूँ मैं। घटना जयपुर के पास ही एक गांव की है और सत्य के समीप ही है। ये सब शुरू हुआ था एक शाम से, जन्मदिन की शाम से। मधेपुरा गांव के रामू का जन्मदिन था और बहुत दिन पहले से ही वो और उसका दोस्त अनिल ये फैसला कर चुके थे कि उस दिन पास के ही गांव विजयपुर में आया हुआ तमाशा देखने जाएंगे। रामू 18 का हुआ था और अनिल उससे कुछ 3-4 साल बड़ा था और अपने पिता की किराने की दुकान संभाला करता था। गांव में समृद्ध महाजनों में शामिल होने से अनिल के परिवारजन धनी थे और ऐसे में अनिल को एक स्कूटर भी दिलवा रखा था। रामू के जन्मदिन के दिन सुबह ही उसके घर पर पूजा पाठ हवन आदि का कार्यक्रम चलने लगा था। गांव के सबसे बड़े गोपीनाथ मंदिर के पुजारी उसके ताऊजी ही थे। ऐसे में पूरा परिवार साधन भजन पूजा पाठ में न सिर्फ श्रद्धा रखता था बल्कि नियमित पूजा करके घर से निकलना सबसे छोटे बालक से लेकर सबसे बड़े सदस्य की भी आदत में शुमार था। दोपहर 12 बजे तक चले हवन पूजन के बाद आखिर में ताऊजी ने अपना आसन छोड़ा और उठकर रामू को आशीर्वाद देते हुए उसकी कलाई पर एक कलावा बांधा और कहा, बेटा तू सारे दिन उस अनिल के स्कूटर पर घूमता है, ये कलावा तेरी रक्षा करेगा। गोपीनाथ जी के चरणों से लगाया हुआ ये कलावा ही तेरा रक्षा सूत्र है। रामू ने सब बड़ों से आशीर्वाद लिया और दादाजी दादी जी के पास जाकर विजयपुर गांव में तमाशा देखने जाने की अर्जी लगा दी। आज जन्मदिन पर वैसे कोई मना नहीं करने वाला था रामू को, लेकिन एक डर सबके मन में बना हुआ था। उनके गांव मधेपुरा और विजयपुर के बीच एक छोटा सा जंगल और सूखा हुआ तालाब पड़ा था जिसे लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित थी। खुद सरपंच साहब अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देकर जब विजयपुर से वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी उसी तालाब के पास खराब हुई थी और अगले दिन वो बेहोश मिले थे। 3 दिन बाद होश आने पर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। न जाने ऐसा क्या देखा था उन्होंने। अभी घर में बहस चल ही रही थी कि अनिल भागा भागा सा घर में घुसा और दादी जी के पैर पकड़कर दबाने लगा। उसे पता था कि किसी से अपनी बात मनवानी है। वैसे भी रामू के घर में अनिल ज़्यादा ही लाडला था। बचपन से लगभग यही दादा दादी के पास खाना पीना, रामू के साथ खेलना। वैसे भी घर वाले रामू की तरह ही अनिल को घर का बेटा ही मानते थे। कुछ देर ना नुकुर कर आखिर दादी इस बात पर राज़ी हुई कि स्कूटर धीरे चलाओगे और शाम 6 बजे तक घर लौट आओगे। अनिल और रामू ने सबको आश्वस्त किया और स्कूटर उठाकर विजयपुर के लिए रवाना हुए कि कहीं किसी का मानस ना बदल जाए। रास्ते में मस्ती करते खेलते खाते वे लोग विजयपुर पहुँचे, जो उनके गांव के बनिस्बत विकसित एक कस्बे नुमा स्थिति में था, जहां सुंदर दुकानों से सजे बाजार थे, बड़ी बड़ी गलियां थी और मजबूत पक्के मकान भी। कुल मिलाकर मधेपुरा जैसे ठेठ खेत खलियानों वालों के लिए ये शहर में घूमने जैसा ही था। विजयपुर के मुख्य मैदान में इस बार तमाशा लगा था। ये कुछ लोगों का समूह हुआ करता था जो भिन्न भिन्न करतब दिखाते थे। रस्सी पर चलना, आग के गोले से कूदना, जादू के कारनामे दिखाना और एक खास तरह के कलाकार ऐसे हुआ करते थे जो 7 दिन लगातार साइकिल पर ही रहा करते थे, मतलब 24 घंटे साइकिल पर, जिसे एक बांस के इर्द गिर्द गोलाकार घुमाते रहते थे। खैर रामू और अनिल को वहाँ पहुँचते पहुँचते 3 बज चुके थे और तमाशा बस शुरू ही होने वाला था। वहाँ आसपास खड़े लोगों से पता लगा कि तमाशे के असली आनंद शाम 8 बजे के बाद ही आते हैं, जब रोशनियों के खेल होते हैं, आग के करतब दिखाए जाते हैं,
रामू और अनिल ने फैसला किया कि जो हो शाम 6 बजे निकल ही लेंगे, क्योंकि रास्ता खराब है और 1 घंटा तो लग ही जाएगा घर पहुंचने में। धीरे धीरे तमाशा परवान चढ़ा और समझो भीड़ झूमने लगी आनंद और विस्मय से। रामू और अनिल के लिए तो ये सब एक आश्चर्यजनक दुनिया को देखने जैसा था। बहुत सालों बाद ऐसा तमाशा उस इलाके में आया था। हैरत अंगेज कर देने वाले करतब, मानो अब कोई दुर्घटना होगी, लेकिन सधे हुए कलाकारों के लिए वो सब बस एक खेल सा था। यहाँ तमाशा बढ़ता जा रहा था और उधर समय भी अपनी सहज गति से बीतता जा रहा था। रामू ने गौर किया कि आज और दिनों से अंधेरा कुछ अधिक ही है। समय पर नज़र पड़ते ही वो चौंक पड़ा। रात के 10:15 हो चुके थे। भीड़ में भी महिलाएं और बच्चे घर जा चुके थे। उसने तमाशे में डूबे से अनिल को पकड़कर कहा, अरे मूर्ख, आज घर जूते पड़ेंगे जन्मदिन पर। घड़ी देख, 12 बजेंगे अब घर पहुँचते पहुँचते। अब मानो अनिल को भी होश सा आया और तुरंत उस भीड़ से निकलकर दोनों ने अपना स्कूटर संभाला। तमाशे की चकाचौंध से निकले तो उस रात का अंधेरा अब दोनों को ही अजीब सा लगा। रामू के पास से ही गुजर रहे एक बूढ़े से पूछा कि बाबा, आज अंधेरा क्यों है इतना? बादल भी नहीं है। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, बेटा, अमावस की रात में अंधेरा ही हुआ करता है। किसके घर से हो? हम यहाँ से नहीं, मधेपुरा से आए हैं तमाशा देखने। अनिल ने आगे आकर जवाब दिया। मधेपुरा? तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? कोई रिश्तेदार के यहाँ रुकोगे? नहीं, हमारे पास स्कूटर है बाबा, अभी निकल लेंगे तो 1 घंटे में आराम से पहुँच ही जाएंगे। अनिल ही जवाब दे रहा था। रामू कुछ सोचकर परेशान सा था। उसे अपने सरपंच याद आने लगे थे, जिन्होंने इसी रास्ते से रात को सफ़र किया था, और 6 महीने बीत गए लेकिन कुछ बताने की स्थिति में आज भी नहीं है। रामू ने आखिर घबराते हुए पूछा, बाबा, सच में डर है उधर? बूढ़ा शायद कुछ सोच विचार कर इतना डर गया था कि बिना जवाब दिए ही जल्दी जल्दी चलने लगा और एक गली में गुम हो गया। उसकी इस हरकत पर जहाँ रामू को डर महसूस होने लगा, वहीं अनिल जोर जोर से हंसने लगा। रामू ने उसे रोकते हुए कहा, अबे पागल हो गए हो क्या तुम? यहाँ सर्दी में पसीने छूटने लगे हैं और तुमको मजाक सूझ रहा है? अनिल को अभी भी बूढ़े की हरकत याद कर हंसी ही आए जा रही थी। हंसते हंसते उसने स्कूटर को खड़ा कर शुरू किया और रामू को बैठने का इशारा किया। विजयपुर से निकलने के कुछ 4 किलोमीटर बाद से ही सूना इलाका शुरू हो गया था और कहीं कहीं दूर से दिखती लालटेन की रोशनी के अलावा मात्र उनके स्कूटर की लाइट ही कुछ प्रकाश दे रही थी। रामू चुप सा था, डरा हुआ और न जाने क्यों किसी अनहोनी की संभावना से चिंतित। लेकिन अनिल अपने खिलंदड़ से स्वभाव के चलते इस घटना को वैसे ही हल्के में ले रहा था। अभी कुछ 1-1.5 किलोमीटर बाद वो छोटा सा जंगल और तालाब आने ही वाला था, जिसके विषय में कहते हैं कि वहाँ एक कुनबा ही डूबकर मर गया था जब वहाँ पानी हुआ करता था। दोनों दोस्त अपनी बातों से समय काटते धीरे धीरे सावधानी से उस अनगढ़ रास्ते पर चल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना घटी और स्कूटर का पिछला पहिया पंक्चर हो गया। अभी तो 7-8 किलोमीटर दूर है गांव। रामू ने लगभग चीखते हुए अपना सिर पकड़ लिया। और ऊपर से आधे किलोमीटर पर वो तालाब भी है जहाँ प्रेत दिखा करते हैं। अनिल भी अब डर महसूस कर रहा था, लेकिन 3-4 साल बड़ा होने और रामू ज़्यादा न डर जाए ऐसा सोचकर खुद पर काबू रखे हुए बोला। अभी भी मजाक कर रहा था वो। अरे रामू, ये प्रेत भूत वगैरह कहानियाँ उस सरपंच जैसे नशेड़ी फैलाते हैं। अब विज्ञान के युग में कैसी बात कर रहा है तू? और फिर मैं हूँ ना तेरे साथ। आधे रास्ते मैं खींचता हूँ स्कूटर, आधे में तू खींचना, ठीक है? रामू ने मन ही मन अपने परिवार के आराध्य गोपीनाथ जी का ध्यान करते हुए हाँ कहा। स्कूटर की लाइट जलाए हुए दोनों आगे बढ़ रहे थे। रामू ने एहतियातन एक बड़ी सी लकड़ी उठा ली थी ताकि कोई जानवर या लुटेरे वगैरह से सामना हो जाए तो कुछ आत्मरक्षा की जा सके। कुछ ही देर में उन्हें वो तालाब और उसके आसपास के बड़े बड़े बरगद के पेड़ नजर आने लगे थे। एक अजीब सी सिहरन और डर के एहसास से दोनों ही बात करते करते एकदम से चुप हो गए। उनके मन में वो सारे विचार घुमड़ने लगे थे जो उस स्थान के विषय में अब तक उन्होंने सुना था। कुछ लोग कहते थे कि जवान लड़कों को वहाँ की चुड़ैल पकड़कर गुलाम बना देती है। कुछ कहते थे कलेजा निकाली हुई लाशें अगले दिन मिला करती है। अमावस के अंधेरे ने उस भयानक मंजर को और डरावना बना ही दिया था। तालाब के पास पहुँचते ही अचानक से स्कूटर की लाइट बंद हो जाती है और इस बात से रामू को डर से ज़्यादा गुस्सा आता है।
उसे लगता है कि अनिल हमेशा की तरह मजाक ही कर रहा है। ज़ोर ज़ोर से वह अनिल पर चिल्लाता हुआ रामू अपने जेब से माचिस निकालता है और माचिस जलाकर अनिल के चेहरे के पास लाता है। तुम गधे हो अनिल, ये कोई वक्त है मजाक का? तुमको बाकी ज़िंदगी कम लग रही है मस्करी के लिए? हमारी जान निकल जाए। बोलते बोलते रामू रुक सा गया। अनिल का चेहरा एकदम सफ़ेद था, पसीने से नहाया हुआ, वो काँप रहा था। इस मामूली से घटना ने अनिल की बहादुरी की हवा निकाल दी थी। रामू ने स्थिति संभालते हुए अनिल को मानो नींद से जगाया। अरे उठो उल्लू के पट्टे, कुछ नहीं हुआ, बैटरी खत्म होनी ही थी स्कूटर की। चलो मुझे दो, मैं पकड़कर चलता हूँ आगे। अब दोनों चलने लगे, लेकिन वहाँ के माहौल में अजीब सा भारीपन था जो दोनों को महसूस हो रहा था, लेकिन दोनों ही बात करने की स्थिति में नहीं थे। अजीब सी खिलखिलाहट रह रहकर गूंज रही थी उनके कानों के आसपास ही। उस माहौल को और डरावना बना रही थी सियारों की हुआ हुआ की आवाज़ें। सर्दी भले ही हो, लेकिन दोनों की कनपटियों पर पसीने की बूंदें नीचे फिसले जा रही थी। जैसे तैसे आधा किलोमीटर चले होंगे वे दोनों, और कुछ दूर से तेज़ रोशनी उन्हें दिखाई दी। रामू देख, वहाँ आग जल रही है, शायद मसाले हैं या लैंप की रोशनी। चलो उस तरफ, वहाँ जो भी है उनके साथ हम आगे निकल लेंगे या सुबह तक रुक लेंगे, अनिल ने खुश होते हुए कहा। रामू को स्वयं यही लग रहा था कि आज गांव पहुंचना शायद ही मुमकिन हो। ऐसे में इस सुझाव पर वो तुरंत तैयार हो गया। स्कूटर को वहीं सड़क के किनारे खड़ा कर दोनों जंगल के कुछ भीतर आ रही रोशनी की तरफ चल दिए। कुछ 400 मीटर पर उनको पेड़ों पर लगी लालटेनें और बीच में जलती बड़ी सी आग के चारों तरफ जमा स्त्री पुरुषों और बच्चों की अच्छी खासी संख्या नजर आई। ये दृश्य उनके लिए मानो नई जिंदगी लेकर आया था। चाहे दोनों खुलकर बता नहीं रहे थे, लेकिन पिछले 1 घंटे से दोनों मृत्यु तुल्य भय को ही महसूस कर रहे थे। भागे भागे वहां पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली और देखा कि वहां तो कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई थी, पूड़ियाँ तली जा रही थी, सब्जी बन रही थी, एक बहुत बड़े भगोने में खीर बनाई जा रही थी। उन दोनों पर वहां उपस्थित एक व्यक्ति की नज़र पड़ी और उसने आकर पूछा, इतनी रात को कौन हो तुम लोग भाई? यहाँ कहाँ भटक रहे हो? अनिल और रामू ने सारी बातें उसे बताई, जिसे उस व्यक्ति ने ध्यान से सुना और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अरे भाई, तुम लोग समझो बच ही गए हो। उस तालाब के पास से रात को भला कौन निकलता है, ऐसी अमावस्या की रात्रि में? खैर, अब तुम दोनों सही जगह आ गए हो। हम रात्रि विश्राम के लिए यहाँ रुके हैं, खाना बना रहे हैं, तुम लोग भी खाओ, सवेरे साथ ही चलेंगे मधेपुरा। लेकिन आप लोग कौन हैं और इस रात में तालाब के इतना पास औरतों बच्चों समेत क्या कर रहे हैं? अनिल ने डर मिश्रित संशय व्यक्त किया। वो व्यक्ति अब पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से हंसा। उसके आसपास के लोग भी हंसने लगे। अरे भैया, हम भी तमाशे वाले लोग हैं, मधेपुरा ही जा रहे थे, रात हो गई तो यहाँ रुक गए। अब इतने लोगों को एक साथ कौन खाएगा भला? अब रामू और अनिल कुछ कुछ आश्वस्त हुए और उन लोगों के साथ आग के पास आकर बैठ गए। कुछ देर में दोनों के पास दूध के ग्लास आ गए थे, जिसे एक युवा लड़की लाई थी। वेशभूषा से लड़की किसी अन्य ही संस्कृति की लग रही थी। अरबी परिधान, जालीदार वस्त्र और चमकते किनारे का पल्लू, सब अजीब सा था। खैर, दोनों ने दूध पीना शुरू किया तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दूध में केसर, बादाम, काजू आदि भरे हुए थे। मिठास भी अलौकिक लग रही थी। गांव के रहने वालों के लिए दूध कोई अनोखी चीज़ नहीं हुआ करती, लेकिन ये स्वाद तो उन्होंने भी पहली बार ही चखा था। दूध के ग्लास रखते ही उनके पास प्लेटों में मिठाइयाँ आ चुकी थी, गरम जलेबी, गर्म हलवा आदि। ऐसे जंगल में इतनी अच्छी मिठाइयाँ बना ली आप लोगों ने, आश्चर्य की बात है। अमूमन लोग दाल रोटी बनाकर रात निकालते हैं पड़ाव पर, रामू ने आश्चर्य से पास बैठे व्यक्ति को कहा। व्यक्ति ने बहुत ही रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन हमारा त्यौहार हुआ करता है बच्चे, भूल गया कि आज अमावस्या है? उस आदमी के बोलने के तरीके ने रामू के रोंगटे खड़े कर दिए थे। वहाँ घर पर सब लोग चिंतित थे। दोनों लड़कों के लिए ताऊजी स्वयं 2 बार अनिल के घर आ गए थे। दोनों परिवार अनिष्ट की आशंका से डूबे जा रहे थे। ताऊजी को कहीं कहीं अनुभूति हो रही थी कि उनका भतीजा निश्चित रूप से किसी संकट में है। कुछ विचार कर ताऊजी ने एक घी का दीपक रामू के नाम का गोपीनाथ जी के चरणों में जलाया, जिसमें इतना घी था कि सुबह तक वो जलता रहे, और अपने इष्ट के चरणों में बालक की रक्षा की प्रार्थना की। इधर दीपक
प्रज्वलित हुआ और उधर मानो रामू झटके से नींद से जागा। उसे अब वहाँ चारों तरफ सड़े हुए मांस के टुकड़े नजर आ रहे थे, जिसे विभत्स से दिखने नग्न बच्चे चबा चबा कर खा रहे थे। कढ़ाई में खीर की जगह मांस रुधिर ही पक रहा था और वहाँ बैठे लोग अब उसे अपने मूल स्वरूप में नजर आने लगे थे। विभत्स, भयानक, लंबे, काले, लाल आंखों वाले बाल और एक अजीब सी दुर्गंध उसके नथनों को मारो फाड़ने लगी थी। उसने अनिल की तरफ देखा। वो एकदम सहज बैठा मिठाई खा रहा था, जो रामू को मांस जैसा दिख रहा था। रामू को समझते देर नहीं लगी कि वे दोनों प्रेतों के मायाजाल में फंस चुके हैं और अब बच निकलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। उसने धीरे से अनिल के कान में कहा, भाई मेरे साथ लघु शंका करने चलना जब मैं कहूँ, मना मत करना, कुछ विशेष बात करनी है। अनिल ने हाँ में गर्दन हिलाई। रामू ने कुछ देर बाद थोड़ा जोर से कहा, अनिल चलो उस तरफ चलकर लघु शंका से निवृत्त हो आए। अनिल खड़ा हुआ और वहाँ बैठे व्यक्ति को कहा, भोजन लगवाइए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, हमें तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी और तुम वापस अवश्य ही आओगे। उसकी इस बात पर सब एक साथ जोर से हंसने लगे थे। रामू के लिए अपना डर छुपा पाना मानो अब नामुमकिन सा होने लगा था। उसकी दृष्टि में तो मृत्यु साक्षात अपनी दाढ़ें फैलाए हंस रही थी। कुछ 100 मीटर पर हाथ पकड़े खींचते हुए रामू अनिल को ले आया और तब रामू ने बोलना शुरू किया, अनिल जितना तेज हो सकता है भागो और भगवान का नाम लेते रहना। हम प्रेत लीला में फंस चुके हैं। आज पीछे हमने जो दूध पिया वो रक्त था और जो मिठाई तुम खा रहे हो वो मांस था। अनिल ने मना करते करते भी पीछे मुड़कर देखा तो अब उस जगह से कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। खूब अंधेरा था, बस कुछ बचा था तो 50 लोगों का एक विभत्स अट्टहास। उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और मानो पंजों में पंख लग गए थे। फिर दोनों दोस्त राम राम करते करते भागे। ऐसा भागे मानो उनकी जिंदगी उनके भागने की क्षमता पर निर्भर करती है। भागते भागते अपने गांव की सीमा में आकर जैसे उन्होंने देखा कि घर नजर आने लगे हैं, तभी दोनों जमीन पर गिर पड़े और धीरे धीरे दोनों के होश जाते रहे। सुबह जब रामू को होश आया तो घर वालों ने उसे बताया कि 3 दिन रात से आज वो जागा है और एक अनोखी घटना हुआ करती थी। उन 3 रातों में ठीक 12 बजे वो और अनिल एकदम से चीख मारते थे और चुप हो जाते थे। उस घटना से रामू को तो गोपीनाथ जी के चरणों में रखे गए उसके नाम के दीपक और रक्षा सूत्र रूप में ताऊ जी द्वारा बांधे गए कलावे ने बचा लिया था। अगली किसी भी रात रामू ने रात 12 बजे चीख नहीं मारी, लेकिन अनिल के साथ ये घटना नियमित हो गई। रोज़ रात 12 बजे से 3 बजे तक वह चीखता रहता। धीरे धीरे वो चुप चुप रहने लगा। उसे उस प्रेत की कही बात याद आती थी, तुमको वापस यहीं आना है, तुम आओगे यहीं। शरीर से धीरे धीरे वो सूखने लगा था। किसी से नहीं बात करता, ना किसी से मिलता, रामू से भी नहीं। बहुत इलाज करवाया गया उसका, डॉक्टरी इलाज भी और आध्यात्मिक इलाज भी, लेकिन उस घटना के 6 महीने बाद अचानक एक अमावस्या की रात ही अनिल ने इस सब से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। शायद वो इस पीड़ा की बजाय उस टोली में शामिल हो जाना सही समझ रहा हो। जो भी हो, रामू के माता पिता सहित गांव छोड़ दिया उसने और शहर बस गया और आज तक लौटकर गांव नहीं गया, कभी भी नहीं। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी। मैं अपनी नानी के यहाँ आई हुई हूँ। स्कूल की छुट्टियाँ थी, फुल मज़े का प्लान। इस बार मेरे 2 भाई, पास के घरों के बच्चे और मैं, हम सब मिलकर धमाल करने के मूड में थे। हम सब ट्यूबवेल पर नहाने के लिए जाते, आते जाते खेत में जो खाने लायक मिलता उसे तोड़ लेते। तरबूजे, खरबूज, खीरा, कचरियाँ, कच्चे आम, बेर, कच्ची सब्जियाँ सब धोते और नमक लगा के या वैसे ही खा जाते। घर आके कलेवा करते, फिर कुछ काम काज। 11 बजे तक धूप तेज़ हो जाती तो कच्चे बने कमरे में घुस जाते, जो इस समय ठंडे रहते। दोपहर का खाना वहीं खाते। 4 बजे फिर बाहर निकलने का समय होता। ठंडा ठंडा शरबत पीते, खाना बनाने की तैयारी होने लगती। रात 8 बजे तक खाना खाकर सब सो जाते। बाहर आंगन में या छत पर ठंडी हवा बहती। हम नानी से कहानियाँ सुनाने की जिद करते और नानी कहती, तभी तक सुनाऊंगी जब तक हुंकारा भरते रहोगे। हम बीच बीच में हूँ करते करते जाने कब सो जाते, पता ही न चलता। एक दिन सुबह सुबह बगल वाली नानी किसना ने आवाज़ दी,
तो मेरी नानी ने पूछा, क्या हुआ? किसना नानी? जीजी जे बताइयो, सांप की पूंछ कटे पर का लागत है? मेरी नानी, सुबह सुबह ये क्या पूछ रही हो किसना? किसना, जीजी जल्दी बता दो, हमें देर हो रही है। नानी, देर कहाँ के लिए? किसना, अरे कल रात सपना आए, बड़ा भारी सांप दिखा, बोला कि तुमने घास काटते वक्त हमारी पूंछ भी काट दी। हमने तुम्हें काटा नहीं क्योंकि तुम हमारे घर की हो। सुबह आना तो कटे पर कुछ लगाए जाना, वरना चींटियां न छोड़ेंगी, हमें खा जाएंगी चिपट कर। अब बताओ क्या लगाऊं? नानी ये सोचकर सोच में पड़ गई और मैं डर कर सहम गई। नानी, हल्दी तेल तो लगाना ही, साथ में तवे की करोज भी लगा देना ताकि रंग मिलता जुलता लगे। किसना नानी हाँ में सिर हिलाकर चली गई। मैंने नानी के चेहरे की ओर देखा और पूछा, नानी ये सब सच है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव। नानी, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसानी समझ से बाहर होती हैं। मैं पूछना चाहती थी पर कुछ बोल ना पाई। नानी घर के कामकाज में लग गई। मेरी मम्मी को तो अपनी सहेलियों से ही फुर्सत नहीं थी। मैं और बच्चों के साथ खेलती रहती या कुछ बनाना सीखने लगती। पतली पतली लकड़ियों इकट्ठा कर उससे बने पंखे बनाती वहाँ की लड़कियाँ। कभी कोई तस्वीर काटती, कभी चादर तकिए के गिलाफ। मैं भी सीखने की कोशिश करती। कभी कोई कहानियों की किताब मिल जाती तो उसे चाट जाती। मैं कभी नानी के काम करवा देती। मेरे ममेरे भाई बहन भी थे। छोटी मामी की मौत हो चुकी थी। बड़ी मामी शहर में रहती थी अपने बच्चों के साथ। बड़े मामा फौज में थे, वहीं किसी दुर्घटना में चल बसे थे। उनकी बड़ी लड़की की नौकरी मिल गई थी। मामी को पेंशन मिलती थी। वो गांव नहीं आना चाहती थी। छोटे मामा खेती करते थे, नाना जी शहर में जॉब करते थे। एक रात हम सब आंगन में सो रहे थे। रात को आंख खुल गई। देखा तो एक सफ़ेद सा साया सामने वाले कच्चे कमरे से, जिसे मढ़ा कहते हैं, निकलकर मुख्य दरवाजे की ओर जा रहा था। मेरी डर के मारे घिघी बन गई। ये कहाँ फंस गई मैं, सोच ही रही थी। तभी वो साया रुक गया और मेरी ओर मुड़ने लगा। मैंने तुरंत आंखें मींच ली और सोने का नाटक करने लगी। मैंने काफ़ी देर तक आंखें नहीं खोली। करीब 2-3 घंटे बाद तेज़ हवा चलने लगी तो आंखें खोली तो देखा वो साया वापस आ रहा है। मैंने तुरंत आंखें भींच ली। थोड़ी देर बाद हल्के से देखा तो उसी मड़े में जाकर वो गायब हो गया। मैं अवाक थी। अभी कुछ देर ऐसे ही लेटी थी कि अचानक मामा के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। हम सब उठ गए। देखा तो वो अपनी खटिया पर बैठे थे। नानी ने पूछा, लला क्या हुआ? मामा जी, फिर सपना दिया कमीनी ने, सोने नहीं देती, बार बार बोलती है मुझे खोद के निकाल लो, जीना हराम कर दिया है। नानी ने उठकर पानी दिया और कहा, छोड़ो उसे, उसकी बात पर ध्यान मत दो, सो जाओ। मामा ने पानी पिया और हाँ में सिर हिलाकर लेट गए। मैंने देखा बाकी सब निश्चिंत थे, पर मैं और मेरे भाई समझ नहीं पा रहे थे ये किसके बारे में बात हो रही है। माँ की ओर सवालिया नज़रों से देखा तो वो बोली, सुबह बताऊंगी। अब पूछने का कोई मतलब न था। सुबह से माँ को पीछे पीछे मैं घूमने लगी कि वो बताए रात क्या हुआ था। नाश्ते के बाद माँ ने बताना शुरू किया कि घर में कोई खजाना गड़ा है। कोई पूर्वज थे जो निसंतान ही मर गए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, जेवर एक कलश में भरकर ज़मीन में गाड़ दिए। पति की मौत पहले हो गई। जब पत्नी की मौत होने वाली थी तो मरते वक्त उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो बता दे कि उन्होंने कहीं कुछ गाड़ा हुआ है, पर बोल नहीं निकला मुँह से और वो मर गई। उनके मरने के बाद घर वालों ने बहुत ढूंढा पर किसी को कुछ न मिला। उनके पास वही 2 मढ़े थे, कच्चे वाले आंगन से लगे हुए। अब एक में भूसा भरा रहता, दूसरे में भी ऐसा ही दूसरा सामान। कभी कभी दोपहर में हम वहीं सो भी जाते थे। मामा जी को क्या समस्या है ये तो आपने बताया ही नहीं। वो खजाना ही समस्या है। वो खजाना तुम्हारे मामा की राशि में है। वो उन्हें बार बार सपना देता है कि मुझे निकाल लो, मैं यहाँ गड़ा हूँ। इसमें समस्या क्या है? मामा को उसे निकाल लेना चाहिए, पर मामा तो उसे औरत बता रहे थे। वो माया है, औरत के ही रूप में दिखती है। उसे निकालने की एक शर्त है, पहले तुम्हारे मामा उसे पूरा करेंगे तभी वो मिलेगी। कौन सी शर्त? उसे बलि देंगे, जेठ लड़का और जेठ बहू की, तभी वो मिलेगी। छी, ये क्या बात हुई? किसी की हत्या करके जो मिले, ऐसा धन किसे चाहिए? पर मामा को जगह पता हो तो वो निकाल सकते हैं ना? नहीं बेटा, उसे
उसकी शर्त पूरी किए बिना नहीं निकाल सकते। वो जीवाधारी है, जगह जगह घूमती रहती है। जीवाधारी मतलब सांप उसकी रखवाली करते हैं। कोई ज़बरदस्ती करेगा तो मरेगा। सपने में बताई जगह पर खुदाई कई बार की गई, पर कोई कलश न मिला। एक पुरानी तलवार और कुछ चांदी के सिक्के मिले बस। पर अक्सर सपने में दिखती है तुम्हारे मामा को और निकालने की गुहार लगाती है। उनको तो जागते में भी कई बार उसके चलने की आवाज़ आती है। छन छन करके ज़मीन के अंदर घूमती रहती है। बड़ी विचित्र बात है माँ ये तो। आपको एक बात बतानी थी। कल रात एक सफ़ेद साया देखा मैंने। वो सामने वाली कोठरी से निकलते हुए भी और वापस घुसते हुए भी। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही नानी बोल पड़ी, उनसे डरना मत, वो कुछ न बिगाड़ेगी तुम्हारा, बस उन्हें परेशान मत करना। ठीक है नानी, पर वो है कौन? वो हमारी ही कोई पूर्वज है। उनका समय अभी यहाँ पूरा नहीं हुआ तो यहीं रहती है। पर नानी, आपको डर नहीं लगता वो अब भूत हैं, कुछ नुकसान कर दे तो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। उनका शरीर खत्म हो गया पर बाकी सब है। जब तक वो खुद न जाए उनसे उनका घर खाली करवाना बुरी बात है। वो मुसीबत पड़ने पर अक्सर हमारी मदद करते हैं। मरने के बाद कुछ तो ऊपर चले जाते हैं, कुछ यहीं रह जाते हैं। हमें दिखते नहीं पर रहते हमारे आसपास ही हैं। प्यार, मोह, ममता इतनी जल्दी नहीं छूटता जितनी जल्दी शरीर छूट जाता है। ठीक है नानी, आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा, पर क्या मामा उस खजाने को कभी नहीं निकालेंगे? नहीं बेटा, उस खजाने पर सांप है। शायद उसके मालिक ही सांप बनकर उस पर बैठे हों। उन्हें इंसानी बलि चाहिए उस खजाने के बदले में, पर हम ये नहीं कर सकते। नानी, क्या पता सपना झूठा हो या मन का वहम। नहीं, न तो सपना झूठा है और न मन का वहम। कई ऐसे जानकारों को दिखाया है घर। उन्होंने बताया कि घर खाली नहीं है तुम्हारा, पर खून बहाने पर ही मिलेगा। और मन का वहम तो तब होता जब एक या दो बार ही आया होता ये सपना। यही सपना बार बार आता है। कलश के चलने पे सिक्कों की खनखनाहट सुनाई देती है और जहाँ जहाँ से निकलता है वहाँ ज़मीन में दरार पड़ जाती है, जिसे लीपना पड़ता है मिट्टी करके। अच्छा नानी, मैं समझ गई, अब बस करो, मेरा दिमाग घूम रहा है। नानी मुस्कुरा दी और बोली, जाओ गुड्डी के यहाँ चली जाओ, वो कुछ ना कुछ बना रही होगी, तुम भी देखना। गुड्डी और उसकी दोनों बहनें बड़ी सुघड़ है। मैं मन ही मन किलस गई। सुघड़, माय फुट। छोटा सा घर और 7 भाई बहन, 2 माँ बाप, सारे के सारे बड़े बड़े हैं, फिर भी साफ सफाई नहीं। पर नानी से कहने का कोई अर्थ नहीं था, इसलिए चुपचाप निकल ली। गुड्डी के यहाँ पहुँची तो वो, बड़ी गुड्डी और मीना दीदी सब वहाँ बैठे कुछ काम कर रही थी और बड़े ज़ोर ज़ोर से हंस भी रही थी। क्या हुआ गुड्डी, आप सब हंस क्यों रहे हो? तू सुनेगी ना तो तू भी हंसते हंसते पागल हो जाएगी। ऐसी क्या बात है, मुझे भी बताओ। एक जन को लड्डू पूरी भारी पड़ गए। वो कैसे? अरे वो बिरजू है ना, वो कहीं जजमानी में गए थे, वापस लौटे तो अंधेरा हो गया था, तो छोटा रास्ता सोच के खेतों खेतों में से निकलने लगे। इसमें हंसने की क्या बात? गुड़िया पहले सुन तो ले। जी दीदी बोलिए। खेतों से निकलते हुए अचानक बाजों की आवाज़ आने लगी। देखा तो खूब चांदनी लगी थी, शामियाना लगा हुआ था, शादी हो रही थी किसी की। लोग खाना खा रहे थे, खूब चहल पहल थी। तो वो भी घुस गए वहाँ पर। लोगों ने उन्हें देखा तो स्वागत किया कि आइए जी, वर वधू को आशीर्वाद दो और खाना खा के जाओ। उनको भी कुछ मिलने की उम्मीद जगी तो उन्होंने हामी भर दी, आशीर्वाद दिया और पंगत में बैठ गए। पत्तल पर लड्डू, पेड़े, जलेबी भर दी गई। यजमानी से खाकर आए थे तो पेट भरा था, तो सारा उठाकर अंगोछे में बांध लिया। 2 सोने के सिक्के दक्षिणा में मिले सो संभाल कर रख लिए और सबको आशीर्वाद दे खुश होकर चल दिए। घर पहुँचे तो रात ज़्यादा हो गई थी। अंगोछा वैसे ही रख के सो गए। सुबह उनकी पत्नी ने उठाया कि दिखाओ क्या क्या लाए, तो उन्हें मिली पोटली और बंधा अंगोछा दोनों दे दिए। जेब में हाथ डाला कि सोने के सिक्के निकाले, पर हाथ में आए कोयले के टुकड़े। उनका माथा झन्ना गया। सोना कोयला कैसे हो सकता है? ज़रूर किसी ने बदल दिया होगा। तभी अंदर से उनकी पत्नी के चीखने की आवाज़ आई तो वो दौड़ के वहाँ पहुँचे। अंगोछे का मुंह खुला था और उनकी पत्नी थर-थर काँप रही थी। उनकी नज़र जैसे ही अंगोछे में रखे सामान पर पड़ी, वो चीख मार के बेहोश हो गए। उसमें ढेर सारी हड्डियाँ और राख भरी थी। उनकी पत्नी ने अंगोछा उठाया, बाहर जाके पड़ोसन को बताने लगी।
थोड़ी देर में सब इकट्ठे हो गए। वो सामान गांव से बाहर फिकवा दिया गया। उनको तेज ताप चढ़ गया तो झाड़ने वाले को बुलाया गया। थोड़ा आराम पड़ा। झाड़ने वाले ने बताया भूतों की शादी में गए थे तो इसीलिए वो वहाँ कुछ खाया नहीं, इसलिए वो बच गए, वरना जान चली जाती। कुछ दिन में सही हो जाएंगे। हे भगवान, इतनी खतरनाक बात है और आप सब हंस रही हो। अब तक चुप बैठी बड़ी गुड्डी बोल पड़ी, अरे पागल, कोई मूर्ख ही होगा जो यूँ अनजानी जगह अनजानी शादी में खाने पहुंच जाएगा। उनको उनका लालच ले डूबा। ठीक है, ये बताओ आपकी माँ अभी भी जाती है सांप को दवाई लगाने? हाँ, रोज़ जाती है ना, बगीचे में घास काटने। वो वहीं रहता है। उनको डर नहीं लगता? डर किस बात का? उनकी मदद कर रहे हैं ना। करे और वो मर जाए तो पाप लगेगा। अगर वो कभी काट ले तो? है तो जानवर ही, वो कोई अनजान नहीं है, हमारा पूर्वज ही है, हमारे ही घर का है, हमारा भला चाहता है। अगर कभी काट भी ले तो ढाक बजवाएंगे। ढाक क्या होता है? फूल की थाली को सुर में बजाते हैं और वो सांप जिसने काटा होता है वहाँ आता है और अपना जहर वापस चूस लेता है। अगर कुछ बोलना होता है तो किसी व्यक्ति के माध्यम से बोलता है। ऐसा भी हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं। ठीक है, अब की बार जब ढाक बजाई जाएगी तो तुझे भी ले जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना, कितना खतरा होगा वहाँ। अरे बहन, कुछ खतरा नहीं होता, पूरा गांव इकट्ठा होता है। मैं हतप्रभ सी रह गई, सीधे घर भागी। ये बातें मेरे खोपड़ी के ऊपर से गुजर रही थी। सीधे जाकर घर पर चारपाई पर लेट गई। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।